अभी हाल ही में जो आईएएस 2020 का रिजल्ट आया इसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले आरएस 2018 में भी मैंने 12वां स्थान हासिल किया। तो 2 साल तो मिनिमम है कि यदि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालो। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादातर होता है कि आप कुछ गलतियां कर जाते हो, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, आपको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती जिसमें आपको मेहनत करनी है। तो लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद हम जब रेट्रोस्पेक्टिव होकर अपनी गलतियाँ चेक करते हैं तो पता चल जाती हैं। तो मैं मानता हूँ कि 3 साल आप, उसके बाद डिपेंड करता है आपका जुनून कितना है, आप उस एग्ज़ाम को कितना पास से जाके मिस कर रहे हो या आप कितनी कट ऑफ से दूर रह रहे हो, उसके बेसिस पे आप 1-2 अटैम्प्ट और ले सकते हैं। 3-4 से ज़्यादा अटैम्प्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई यदि सीरियसली इस चीज़ के लिए आईएएस का आया, इसमें 13 तो मैंने आसपास भी किसी से सुना नहीं था। मतलब मेरे तो परिवार में कोई है भी नहीं, परिवार को छोड़ के मेरे तो फ्रेंड रिलेटिव या ऐसा दूर दूर तक नॉन भी कोई ऐसे नहीं थे जिनकी मतलब अच्छी रैंक आई हुई थी। तो मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहे थे कि जो दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, यासिर का फ़ोन आया था, शेर सिंह का फ़ोन आया था, तो वो सब लोग मुझे बता रहे थे कि ना यार तेरी 13वीं रैंक आ गई। मैं कहा कि यार आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ना कोई ब्लफ कर रहे हो और मज़े ले रहे हो मेरे, क्योंकि आरएस में 12 थी तो मेरे को लगा उसके साथ 1 रैंक जोड़ के ये ना मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा रियलिटी में है ये तो अभी तक तो मैं उस चीज़ को एब्जॉर्व भी नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तव में आ गई क्या। तो खुशी तो अब मेरे को लग रहा है 2-4 दिन बाद ही मैं फील कर पाऊँगा। मैं मतलब जो मेरा ऑप्शनल नहीं था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे लगा था कि इंटरव्यू तो मेरा बड़ा ख़राब चला गया। तो मेरे को वापस से ये था कि वापस प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा देखा कि मेंस के पेपर किस तरीके के रहे, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, मंडाल सर के इकोनॉमी के नोट्स हैं और एनसीईआरटी हैं, इन 4-5 को, और जो शंकर आईएएस है या पीएमएफ आईएएस की ना इन्वायरमेंट वाली, उन 5-6 के पकड़ना आ गया, पर्सपेक्टिव समझना आ गया, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो समझ में आ गई ना, तो ये जर्नी आपके लिए 30-40% ना और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। बुक्स कभी भी एग्जामिनर पढ़ के नहीं आता, तो बुक इस पॉइंट से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए। और आपको हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, कि लोगों ने अब उसका भय बना दिया कि हम इसमें फेल हो जाएंगे, हम इसमें फेल हो जाएंगे। ये भय कहाँ तक रहना चाहिए? जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय तो भय रहना चाहिए, लेकिन जब पेपर में उतर गए ना तो अपने आप को शहंशाह मानो। है कि आप बिना स्ट्रेटजी के कभी मैदान में मत उतरें। मतलब आपने पहले मैदान में उतरी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ गौरव बुढ़ानिया सर है, जिनका यूपीएससी में 13वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि सर की क्या स्ट्रेटजी थी, सर का क्या स्ट्रगल था, 4 साल में किस प्रकार सर ने मेहनत की, कौन कौन सी बुक लिस्ट के फॉलो की थी, क्या मोटिवेशन था, क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए इस यूपीएससी की जर्नी में। बहुत सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से सर की स्ट्रेटजी भी शेयर कर देंगे। तो आप सर का यूट्यूब चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह टॉपर्स के इंटरव्यू लाते रहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मेरा नाम गौरव है, मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ। और अभी हाल ही में जो आईएएस 2020 का रिजल्ट आया इसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले आरएस 2018 में भी मैंने 12वां स्थान हासिल किया था। तो मेरा, जैसे मैं चूरू जैसे छोटे ज़िले से आता हूँ मैं, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में। उसके बाद मैंने आरएस का अटेम्प्ट दिया था और ये यूपीएससी में मेरा प्रथम प्रयास था। सर, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जो मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, तो उसमें पापा टीचर हैं और जो मेरी मदर हैं वो हाउसवाइफ ही हैं, और मेरा एक छोटा भाई है जो वेटनरी से ग्रेजुएशन कर रहा है। अच्छा सर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन में मैंने बताया कि जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन किया है आईआईटी बीएचयू से, फिर मैंने गेट क्वालिफाई किया, फिर मैंने जो मास्टर्स समाजशास्त्र में किया है उसके बाद मैंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है। फिर ये आईएएस में मेरी 13वीं रैंक है और आरएएस में मेरी 12वीं रैंक थी। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि इस यूपीएससी की जर्नी में कितना मैक्सिमम और मिनिमम टाइम लग सकता है। मिनिमम टाइम तो देखिए 2 साल लगे थे आपको,
1 साल आप पूरा प्रिपरेशन जर्नी में लगाते हो, फिर प्रीलिम से लेके जब तक वो इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो 1 साल वो जर्नी में लगता है। तो 2 साल तो मिनिमम है कि यदि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालो। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादातर होता है कि आप कुछ गलतियाँ कर जाते हो, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, आपको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती जिसमें आपको मेहनत करनी है। तो लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद हम जब रेट्रोस्पेक्टिव होकर अपनी गलतियाँ चेक करते हैं तो पता चल जाती हैं। तो मैं मानता हूँ कि 3 साल आप मान के चलिए कि आप 3 साल तक है ना इसमें देना है। उसके बाद डिपेंड करता है आपका जुनून कितना है, आप उस एग्ज़ाम को कितना पास से जाके मिस कर रहे हो या आप कितनी कट ऑफ से दूर रह रहे हो, उसके बेसिस पे आप 1-2 अटैम्प्ट और ले सकते हैं। 3-4 से ज़्यादा अटैम्प्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई यदि सीरियसली इस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड है तो ही ले, वरना मैं समझता हूँ कि 2-4 अटैम्प्ट काफ़ी ज़्यादा है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उस दिन आपके घर पे और आपके रिश्तेदारों के और आपके अंदर कैसा मतलब फील हो रहा था, मतलब कैसा माहौल था आपके वहाँ? देखिए कि मतलब जब आरएस का रिजल्ट आया था तभी भी मैंने कभी किसी के ऐसे मतलब मेरा नॉन रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स या किसी भी जानकारी की इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, तो मतलब उसकी खुशी की अलग ही बात थी। लेकिन जब अब आईएएस का आया, इसमें 13 तो मैंने आसपास भी किसी से सुना नहीं था, मतलब मेरे तो परिवार में कोई है भी नहीं, परिवार को छोड़ के मेरे तो फ्रेंड रिलेटिव या ऐसा दूर दूर तक नॉन भी कोई ऐसे नहीं थे जिनकी मतलब अच्छी रैंक आई हुई थी। तो मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहे थे कि जो दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, यासिर का फ़ोन आया था, शेर सिंह का फ़ोन आया था, तो वो सब लोग मुझे बता रहे थे कि ना यार तेरी 13वीं रैंक आ गई। मैं कहा कि यार आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ना कोई ब्लफ कर रहे हो और मज़े ले रहे हो मेरे, क्योंकि आरएस में 12 थी तो मेरे को लगा उसके साथ 1 रैंक जोड़ के ये ना मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा रियलिटी में है ये तो अभी तक तो मैं उस चीज़ को एब्जॉर्व भी नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तव में आ गई क्या। तो खुशी तो अब मेरे को लग रहा है 2-4 दिन बाद ही मैं फील कर पाऊँगा मैं। सर इंटरव्यू देने के बाद आपको क्या लगा, आपकी रैंक कौन सी लग सकती है एक अनुमान तौर पर देखा जाए, और इंटरव्यू के दिनों के बाद में वो आपने रिजल्ट तक इंतज़ार किस प्रकार किया आपने? इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, और जिस तरीके से मेरे से मतलब जो मेरा ऑप्शनल नहीं था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे लगा था कि इंटरव्यू तो मेरा बड़ा ख़राब चला गया। तो मेरे को वापस से ये था कि वापस प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा देखा कि मेंस के पेपर किस तरीके के रहे, तो फिर मैंने मेंस के पेपर में इतना था कि हम सिलेक्शन रेंज में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी भी हम इतनी बढ़िया रैंक लेके आ जाएंगे। और मैंने कभी बिल्कुल भी जो पिछले 2-3 महीने हैं उसमें बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। उसका मेन कारण था कि मेरे को राजस्थान में मिल गया था अच्छा, और उसके मेडिकल वगैरह चल रहे थे और मैं और बाकी कामों में बिजी था, तो मैंने इस चीज़ पे इतना ज़्यादा विचार नहीं किया था। और जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो मैं बस यही प्रे कर रहा था कि ऐसी रैंक आ जाए कि आईपीएस मिल जाए, ऐसी रैंक आ जाए कि आईपीएस तक मिल जाए। तो लेकिन अब 13 आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा सर, जैसे फर्स्ट रैंकर और आपने 13वीं रैंक लगी, उसमें कितने मार्क्स का डिफरेंस रहता है लगभग? अभी मार्क्स आए नहीं हैं। अच्छा, तो मार्क्स जब डिक्लेयर होंगे तो, लेकिन प्रीवियसली ट्रेंड देखें तो ये 10, 12, 15 नंबर का गैप जनरली रहता है, और यदि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो तो और भी ज़्यादा 20-22 मार्क्स का भी रह सकता है। सर अभी बात करते हैं प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के बारे में। आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट की और प्रीलिम्स के लिए आपने किस प्रकार प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर किया? प्रीलिम्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, जिससे लोगों ने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, तेरे को ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं आते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं 3 चीज़ें बताता हूँ इसमें। सबसे पहला है कि आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। आप जब उसका पेपर का एक पैटर्न देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ 7-8 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पूरे यूपीएससी के अंदर, बस कंटेंट चेंज होता रहता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहता है। उनको सॉल्व करने के लिए हर के लिए 2-2, 3-3 टेक्निक्स होती हैं। तो ये टेक्निक्स मैं आराम से कभी फिर डिस्कस कर दूंगा या मेरे चैनल पे बता दूंगा कि ये कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो मैं फॉलो करता था, और बहुत सारे चैनल्स पे अभी भी वो टेक्निक्स बताते हैं। तो आप उनको देखिए, आप उनको टाइम वेस्ट मत समझिए। कि जैसे एक चैनल था मनीष सर का, उस चैनल पे मैंने देखा था जब उन्होंने ट्रिक्स बताई थी, मेरे को लगा कि ऐसी ट्रिक्स क्या लग सकती हैं। लेकिन फिर मैंने बार बार पेपर में लगाया तो मुझे पता चला कि 25 से 30 नंबर तो आराम से बढ़ रहे थे, और 25 से 30 नंबर बढ़ाने के लिए आप 5 महीने मेहनत करोगे तो ना बढ़े हो। तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का आपको ज़रूर मतलब नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा है कि आपको एकदम लिमिटेड सोर्सेज की स्टडी करनी है। लिमिटेड सोर्सेज में जैसे कि जो बेसिक बुक्स होते हैं, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, मंडाल सर के इकोनॉमी के नोट्स हैं और एनसीईआरटी हैं, इन 4-5 को, और जो शंकर आईएएस है या पीएमएफ आईएएस की ना इन्वायरमेंट वाली, उन 5-6 के ऊपर ही फोकस कीजिए। उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर जो रिवीजन सीरीज चलती हैं कोचिंग्स की, उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हो ताकि आपका लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए। 2 चीज़। और तीसरा है लगातार प्रैक्टिस करना पेपर में। मैंने टिप्स बता दिया आपको कि ये
एसोसिएशन कर लो, ये डिसोसिएशन कर लो, या इसको ना मतलब कि इस ऑप्शन को काट दो, या रिवर्स मेथड लगाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ, लेकिन जब तक आप उसको पेपर में नहीं लगाओगे ना तो आप सीख ही नहीं पाओगे उसको। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा ज़रूर फोकस करना चाहिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 12th के बाद प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो अभी उनको किस प्रकार प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहिए? कौन कौन सी बुक लिस्ट अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए उनको? अभी से मेनली हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो अभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। प्रीलिम्स तो लास्ट में जाके भी आप ना मतलब काफ़ी ज़्यादा कवर कर सकते हो 5-6 महीनों में भी, लेकिन जो मेंस के लिए जो अभी से डेवलप कीजिए तो बेसिक बुक्स पढ़े। यूट्यूब्स के ऊपर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आजकल चैनल्स हैं, जैसे ओनली IAS है, राउज वगैरह हैं, तो उनका देखो कि वो किस तरीके से बता रहे हैं, उनका समझो आराम से। अलग अलग चैनल्स पे एनालिसिस ढूंढो टॉपिक्स का कि किस तरीके से होता है। फिर एक टाइम के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। तो फिर आपको जब डायमेंशन पकड़ना आ गया, पर्सपेक्टिव समझना आ गया, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो समझ में आ गई ना, तो ये जर्नी आपके लिए 30-40% ना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सर बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि UPSC की जर्नी में न्यूज़पेपर एक बहुत हेल्पफुल रोल पैदा करता है, तो आपको सर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया था और आपने न्यूज़पेपर रीड किस प्रकार करना चाहिए? ये मतलब कि इस UPSC का मुझे रामबाण लगता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे को बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि हिंदू का मतलब आप और कुछ भी अल्टरनेटिव देख सकते हो, मैगजीन्स वगैरह देख सकते हो, या किसी के जिस नोट्स आते हैं वो देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव है। क्योंकि न्यूज़पेपर की जब आप बात लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर उसको फील करेगा कि ये चीज़ तो मैंने भी पढ़ी थी, ये इसने भी लिखी है, तो वो आपके साथ एक पर्सनल कनेक्ट फील करने लगेगा और उससे आपके अच्छे नंबर आते हैं। बुक्स कभी भी एग्जामिनर पढ़ के नहीं आता, तो बुक इस पॉइंट से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए, और आपको हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। सर नोट्स किस प्रकार बनाने चाहिए? नोट्स का मेरा ये रहता था कि देखो बेसिक पॉइंट्स हैं जो सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं वो तो सभी लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। लेकिन जो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना ना, ये एक टिपिकल काम है, जोर भी आएगा लेकिन ये रिवार्डिंग बहुत है। तो जैसे एक टॉपिक आ गया, जैसे फ्लड्स आ गया, तो मैं एक पेज पे फ्लड लिख दिया, उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या थी, उस न्यूज़ के अंदर क्या नई चीज़ है वो सब लिख दी। फिर उस पेज को मैं हमेशा के लिए रख देता था साइड में। अब जब 2-3 महीने बाद वापस फ्लड पे आर्टिकल आता, मैं उसी पेज को उठाता और उस जो आर्टिकल का क्रक्स है वो वापस वही लिखता। फिर जैसे एक साल में यदि 5 या 6 पेज मतलब आर्टिकल आए थे फ्लड के, तो मेरा एक ही पेज पे पूरा फ्लड का होता था। तो अब उस एक ही पेज पे होता था। और अब यदि UPSC के अंदर यदि फ्लड पे क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास है ना पिछले 1 साल का पूरा कंटेंट है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कितना जोर आएगा कि आप ना मतलब A4 साइज पे बनाओगे वो फ्लड वाला, और वो फिर पेज गुम जाएगा, या फिर उसको कैसे संभाल के रखोगे, या ऐसा भी हो सकता है 6 महीने तक कोई आर्टिकल नहीं आए, तो उस चीज़ का कैसे करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लगातार ही आर्टिकल्स पे आर्टिकल आ रहे हैं, तो आपको नए पेज भी ऐड करने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन यदि आपने इसको कर लिया तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। सर बहुत सारे स्टूडेंट जिनको दिक्कत आती है कि ऑप्शनल चूज किस प्रकार करें, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, और जैसा कि आप जानते हैं सर फर्स्ट टॉपर अब इस बार एंथ्रोपोलॉजी का आया है, सेकंड सोशियोलॉजी का आया है, तो लेकिन सर ऐसे मतलब सजेस्ट कीजिए जैसे कि आसानी से अच्छी रैंक लग पाए और अच्छी तैयारी कर पाए। देखो सभी ऑप्शनल उतने ही अच्छे हैं। आज तक एक ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिस ऑप्शनल से टॉपर ना आए हो, बिल्कुल सभी से आते हैं। लेकिन हर ऑप्शनल की एक खास बात होती है। जैसे कि हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हम देखते हैं किसी का स्टीयरिंग अच्छा होना चाहिए, किसी का माइलेज अच्छा होना चाहिए, किसी का लुक अच्छा होना चाहिए, किसी से स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। तो वैसे ही हर ऑप्शनल की कुछ खास बातें होती हैं। किसी में रटना ज़्यादा है, किसी में करंट अफेयर ज़्यादा है, किसी में इंटरलिंकेज ज़्यादा है, किसी का सिलेबस ज़्यादा है, किसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, किसी के कंटेंट अच्छा है, किसी का टीचर अच्छा है, किसी में स्टडी ग्रुप मिल रहा है। ये 10-12 फैक्टर्स होते हैं आपके पास। अब फिर आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। अब जैसे कि एंथ्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा रटना था और मुझे लगता था कि मैं चीज़ों को क्रैम करने में ना मतलब अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ें याद कर सकता हूँ। दूसरा, एंथ्रो में इंटरकनेक्टेडनेस का ना मतलब बहुत फ़ायदा मिलता है। एक टॉपिक को आप दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करो तो आपको अच्छा मिलता है, मतलब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये चीज़ मुझे इंजॉइंग लगती थी। मैं हमेशा जब भी सिलेबस पढ़ता था मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करता था, और ये चीज़ एंथ्रो में मेरे लिए बेनिफिशियल थी। तो जो एंथ्रो के पॉजिटिव थे वो मेरे पॉजिटिव के साथ मिल गए, इसलिए मैंने एंथ्रो ले लिया। तो सभी को ये बोलूँगा, हर सब्जेक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए, खुद के पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए, फिर उनको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की कोशिश कीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है।
ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं कि आप यूपीएससी की जर्नी में रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाना होगा। तो स्मार्टनेस को किस प्रकार बढ़ाना होगा? बिल्कुल, ये अभी जो कंपटीशन का माहौल है तो उसमें स्मार्ट स्टडीज़ आपको करनी पड़ेंगी, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। तो स्मार्टनेस बढ़ाने का मतलब है आपके पास तरीका होना चाहिए। जैसे कि एक आदमी को आप ना 100 मुक्के मार लो, उसके बाद भी जिंदा रहेगा, और यदि आपने ना ढंग से उसके मतलब कि गर्दन पे एक भी मुक्का मार दिया तो वो शायद मर सकता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कि यूपीएससी नाम का एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है। या तो उसको आप हजारों मुक्कों मार लो, नहीं होगा कुछ, या फिर आप एक ही मुक्का मारोगे, उसी में वो ढेर हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजी ये आप सीखिए, मतलब हर टॉपर की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, उनसे सीखिए, उनकी स्ट्रेटेजी में से कुछ पार्ट अपना निकाल लीजिए, कहीं से दूसरे में से अपना पार्ट निकाल लीजिए, और अपनी एक फाइनल स्ट्रेटेजी बनाइए कि ये मेरी है, उस पर अडिग रहिए, मेहनत कीजिए, आप रॉक कर दोगे। ओके सर, आप ट्रूली बताया कि आपने इस यूपीएससी की जर्नी में कितने घंटे टाइम पर दिन दिया और टाइम टेबल क्या होता था? मैं जनरली 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता था। ये मेरा लगभग नॉर्मली था रूटीन। सुबह के पार्ट में मैं करंट अफेयर पढ़ता था, शाम के पार्ट को मैं स्टैटिक पढ़ता था। लेकिन जब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आता ना, वो ड्यूरेशन में बढ़ाता रहता था। जैसे वो लास्ट में जाके 10-12 घंटे हो जाती थी, और वो जर्किंग नहीं होती थी कि एक दिन 6-7 घंटे पढ़े फिर 10-11 घंटे, 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आना है तो वो 7-8 घंटे हो जाएगा, फिर और पास में 8-9 घंटे हो जाएगा, लास्ट के 10 दिनों में 10-12 घंटे हो जाएगा, इस तरीके से, ताकि बॉडी को भी फील नहीं होती थी, वो परेशान नहीं होते कि फैटिक हो गए। अब एक दिन आपको 15 घंटे बिठा दिया, आप थक जाओगे। ये लंबी रेस का घोड़े वाली बात है, आप धीरे धीरे करते रहिए, फिर जब एग्जाम आए तब तेज दौड़ सकते हो। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सी सेट से लेकर बहुत डर लगता है, इसको किस प्रकार अपने मतलब तैयार करना चाहिए? देखो, सी सेट की बात है, 2 चीज़ें, एक है कि मतलब डर होता है उसका एग्ज़ाम का, बिल्कुल, कि लोगों ने अब उसका भय बना दिया कि हम इसमें फेल हो जाएंगे, हम इसमें फेल हो जाएंगे। ये भय कहाँ तक रहना चाहिए? जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय तो भय रहना चाहिए, लेकिन जब पेपर में उतर गए ना तो अपने आप को शहंशाह मानो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, जब तक पेपर नहीं होता तब तक तो अपने आप को शहंशाह मानते हैं कि सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और पेपर के अंदर उसका डर ले लेते हैं कि अब क्या होगा हमारा। तो सभी को बोल रहा हूँ, जिसको भी लग रहा है कि मेरा सी सेट कमज़ोर है, या स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो मैथ्स में थोड़ा कतराते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप डेली ना 2-2, 3-3 सवाल सोल्व कीजिए। आज से आपसे जब से तैयारी कर रहे हो, आपको 3 सवाल डेली के सोल्व करने हैं। आपको कुछ नहीं करना, 3 सवाल सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 टाइप के सोल्व कीजिए, और एक बढ़िया सी कोई प्रीवियस ईयर्स की बुक ले आइए, ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन है। डेली 3 कीजिए, एक महीने 3 करो, नेक्स्ट महीने 4 करो, उससे नेक्स्ट महीने 5 करो, टाइम उतना ही लगेगा। तो क्योंकि आप मतलब रिपीटिशन करते रहोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो टाइम उतना ही लगेगा, 10 से 15 मिनट, लेकिन पूरे साल भर करो, उसके बाद आपको कभी डर नहीं लगेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन में नहीं आता, तो आप ऐसे चाहो कि लास्ट के 10 दिन में मैं प्रैक्टिस कर लूँ या महीने भर में प्रैक्टिस कर लूँ, वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। ओके, तो सर मेंस के लिए किस प्रकार तैयार करें, थोड़ा बहुत कुछ शॉर्टली बता दीजिए। मेंस के लिए आपको देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंटेंट आपको आजकल सब जगह रेडीमेड मिल जाता है। विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, टॉपर्स के नोट्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, वो हर जगह मिलती हैं। लेकिन आपको इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसको लगातार करना है। ऐसा नहीं वीकेंड के ऊपर, लगातार हर दिन आप ना कुछ ना कुछ लिखते जाइए, तो आपके एक दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। अच्छा सर, कोचिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं कि आधी हेल्प आपको कोचिंग से मिल जाती है। क्या आपने सर कोचिंग ज्वाइन की है, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने जीएस की कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ली थी करणदीप सर के पास। तो वहाँ से मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई थी कि मुझे सिलेबस के बारे में पता चल गया, कंटेंट का फाउंडेशन मिल गया, वो सब। बाकी मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, यदि आपको गाइडेंस है ना, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। और दिल्ली जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी के टाइम पे, जब आपके पास सब कुछ है, तब तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर थोड़ा सा मेरे को ना मतलब एकदम टाइम फिक्स हो जाए, सुबह 3-4 घंटे जाके आऊँगा, टाइम टेबल सेट हो जाए, या मेरा ग्रुप बन जाए, उसके लिए करना चाहे, या किसी के मतलब होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति यदि उसको समझा देता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो यदि ऐसा आपकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, नुकसान कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ये बात है। सर लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, और जो अभी 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स दे रहे हैं उसके बारे में सर कुछ कहिए। देखो, 3 ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहला तो आपको एकदम स्मार्टनेस से वर्क करना है। इस तरीके से कुछ नहीं करना कि एकदम हैपजर्ड वे में तैयारी कर रहे हैं, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली। फिक्स्ड
अपना मटेरियल रखिए, उसी को पढ़ना है। साइंटिफिक वे में रिवीजन कीजिए, निमोनिक्स का यूज़ कीजिए, इंफोग्राफिक्स का यूज़ कीजिए, नई नई जो आजकल लर्निंग की टेक्निक्स है उनका यूज़ कीजिए, पहला। दूसरा, एकदम मोटिवेट रहिए कि बस इस बार तो हम करके दिखाएंगे। अपने अंदर कहीं से हीन भावना मत आने दें कि मैं कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, मैं गांव का स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। इस तरीके की हीन भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं ही एक सुपरमैन हूँ और मैं ये करके निकल जाऊँगा। और तीसरा, एकदम कंसिस्टेंट, मतलब ऐसे कभी ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई छोड़ दी, आज ये कर ली, नहीं, एकदम कंसिस्टेंट रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम तैयार रहिए कि हमें तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये लक्ष्य के प्रति आप जितना ज़्यादा एकदम अटैच रहोगे तो उतना जल्दी एग्ज़ाम निकलेगा आपका। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है कि इस यूपीएससी की जर्नी में किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, कि दोहराना नहीं चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए? गलती पहली है कि आप बिना स्ट्रेटजी के कभी मैदान में मत उतरें। मतलब आपने पहले मैदान में उतर या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद नहीं। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, उसी से तो आपको पता चलेगा यूपीएससी पूछती क्या है, ट्रेंड्स क्या है। आप वो भी गलती करते हैं हम सब जनरली, और न्यूज़पेपर को अवॉइड करने की गलती कभी ना करें। ये चीज़ मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी से। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सर का यूट्यूब चैनल है, सर ने अभी वीडियो बनाएंगे, अभी जब भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आया था, इतने 4 साल आराम से पढ़ाई की थी, तभी एंजॉय होना चाहिए, इसलिए सर थोड़े बिजी है। बाद में जब भी वीडियो है आप सर के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना